जय हिंद, जय भारत, मेरे प्यारे देशवासियों और छोटे मित्रों। छोटे मित्रों का मतलब आज ये हमारे हाथ में किताब देख रहे होंगे, प्राइवेट स्कूल बुक करप्शन। ये पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी से जुड़ी हुई है। एक कहावत है ना, अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। और ये भाग्य विधाताओं को बनाने वाली किताब है। इसको लिखा है सीबीएसई स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल के यहाँ के संस्थापक डायरेक्टर डॉक्टर जसमीत सिंह साहनी ने। और ख़ास बात यह है कि खुद ही वो एक विद्यालय के संस्थापक हैं, संचालित करते हैं, जिसमें लगभग 2000 बच्चे पढ़ते हैं। जब वो पहले व्यापारी थे और व्यापारी से जैसे ही शिक्षा क्षेत्र में आप आए और आपने ये देखा कि किताबों की थोप आ जाता है, बच्चों का प्रवेश लिया, आपने फीस ले ली और उसके बाद में सभी अभिभावकों से कहा जाता है, एक स्लिप लिख दी कि आप जाइए फला दुकान से किताबें ले लीजिए। और ख़ास बात यह है कि उस किताब में एक मोटा कमीशन होता, जो 40, 50, 60% जो भी है, यानी कि मोटा कमीशन। और उस कमीशन, इस किताबों के कमीशन से प्रत्येक स्कूल 20-25 लाख ही नहीं, 50-60 1 करोड़ तक की कमाई करते थे। जब सिस्टम में घुसने के बाद आपने किताब लिख दी, प्राइवेट स्कूल बुक करप्शन। और अपने ही घर में, एक तो देखा जाए तो अपने ही घर में आग लगाने वाले, यानी जो कोई कारोबार करता अपना नुकसान नहीं करता, लेकिन सोच थी हमारी भावी पीढ़ी को सस्ती, गुणवत्तायुक्त और अच्छी शिक्षा मिले। और आपने किताब लिखने के बाद में यही नहीं रुके, आपने एक ज्ञापन तैयार किया और यहाँ के जिलाधिकारी को जाके दिया कि डीएम साहब, स्कूलों में किताबों के नाम पे लूट हो रही है, फिक्स रेट फिक्स वेट सिस्टम लागू किया जाए। अर्थात जो किताबों पे रेट लिखा हो, जितनी उसमें कागज लगा हो, उसी के आधार पे उतनी ही कीमत ली जाए, भले ही प्रकाशक कोई भी हो, चाहे छोटा स्कूल हो बड़ा स्कूल हो। और इसकी खुशी इस बात की है कि जिलाधिकारी महोदय हमारे प्रताप सिंह ने उसका संज्ञान लिया और सभी स्कूलों की मीटिंग बुला ली और आदेश जारी कर दिया सबके लिए कि किताबों में जो कमीशन का खेल है वो बंद होना चाहिए। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने पॉडकास्ट स्टूडियो में हमने दून इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक संस्थापक डॉक्टर जसमीत सिंह साहनी जी को बुलाया। आज हम उनसे रूबरू होंगे कि आखिर ये कदम कैसे आपने उठाया है। आपका हमारे इंग भारत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद नरेंद्र यादव जी। हम ये जानना चाहेंगे साहनी जी कि आप खुद एक विद्यालय के संस्थापक हैं और आपने ये मुहिम कैसे शुरू की, कैसे विचारे मन में आया कि आपने रिसर्च की, एक किताब लिखी पहले और किताब लिखने के बाद में आपने बिगुल बजा दिया, तो क्या वजह है, बताएं। सर्वप्रथम तो जब मैं विद्यालय की हमने शुरुआत करी तो मेरी शुरुआत से ये आदत रही है कि मैं अपने सारे कामकाज स्वयं ही देखना पसंद करता हूँ जी। तो विद्यालय हमारे 3rd सेशन में पहुंचा होगा तो मैं सभी क्लासेस का अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहा था जी। तो स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में एक कंपल्शन होता है कि उसे 25% बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत अपने पास एडमिशन लेने पड़ते हैं। तो उसका पैसा सरकार देती है। जी। कुल मिला के वो बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, 25% बच्चे। हाँ। तो जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक करा तो मैं हैरान रह गया ये देखकर कि उसमें 11 बच्चे जो आरटी के अंतर्गत एडमिट हुए थे वो पढ़ने नहीं आ रहे थे। अच्छा। मैंने उनके अभिभावकों को बुलवाया, मैंने कहा आपके बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने उनका एडमिशन अपने घर के पड़ोस में एक सरकारी विद्यालय में करवा दिया है। मैं बहुत हैरान रह गया
मैंने कहा कि मेरे विद्यालय में सीट्स नहीं है, आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आया है, तब भी आपने बच्चे का नाम दूसरे विद्यालय में करवा दिया। तो उन्होंने कहा कि हम आपके विद्यालय के महंगी किताबों के सेट को खरीदने में असमर्थ हैं। नरेंद्र जी, आप यकीन मानिए, उन अभिभावकों के साथ जो बच्चे वहां पे आए हुए थे, मैं उनकी आंखों को आज तक भूल नहीं पाया हूँ। वो जिस उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मेरे जैसा व्यक्ति जो हर एक बारीक चीज पे नजर रखता है, उससे ये चूक कैसे हो गई। मैंने तुरंत उन विद्यार्थियों के लिए फ्री में पुस्तकों अवेलेबल करवा दी उनको फ्री में। लेकिन उसके बाद मैं लगातार इस चीज के बारे में सोचता रहा कि ये मात्र 11 बच्चों की बात नहीं है, अभी तो और भी बच्चे आएंगे, और भी कई स्कूलों में। तो इसके अलावा मेरे शहर के स्कूलों का विचार कीजिए, जिले का, राज्य का और फिर राष्ट्र में आरटीई के बच्चों का इस महंगी किताबों के सेट के कारण पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा होगा। हमने कितने अनमोल रत्न यूं ही खो दिए होंगे। तो मुझे लगा कि इस संबंध में इसकी जरूरत है। इस संबंध में मैंने कार्य करना शुरू करा। अच्छा, खास बात है कि इतना बड़ा, लगभग छोटे से लेकर के और बड़े व्यक्ति, अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो ये भ्रष्टाचार, ये बुक करप्शन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके खत्म ना होने के कई कारण हैं। सबसे पहले जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करा, तब मैंने ये चीज पाई कि ये भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा भारत का सबसे स्कैम बड़ा है, सबसे बड़ा एक स्कैम है। और ये ऐसा भी नहीं है कि अब तक हम जितने घोटालों के बारे में सुनते आ रहे हैं वो एक बार होते हैं और खत्म हो जाते हैं। ये भ्रष्टाचार की बेल है, बढ़ती ही जाती है। ये सालाना इस वक्त सालाना 55,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। 55,000 करोड़, ये वास्तव में हमें लगता है कि अब तक के जितने भी स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। और ये हर साल होता है, ये अनवरत चला आ रहा है कई दशकों से। और उसके बाद जब मैंने इसके बारे में मतलब अगर हम कहें कि ये शिष्टाचार रूपी, ये भ्रष्टाचार रूपी शिष्टाचार हो गया। हाँ, इसको तो कोई भी नाम दे दिया जाए, रहेगा ये काले ही रंग का, काले रंग का। तो उसके बाद मैंने अपना रिसर्च ऑन करा। फिर मैंने ये चीज देखना शुरू करा कि इससे पहले भी हर सत्र की शुरुआत से पहले भारत के कुछ कोनों से इसके खिलाफ आवाजें उठती हैं, लेकिन वो फिर बंद हो जाती हैं। इसके बाद मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, आरटीआई के तहत लगभग 50 से ज्यादा आरटीआई, शिक्षा मंत्रालय, इसी भ्रष्टाचार से संबंधित सीबीएसई को, शिक्षा मंत्रालय को, एनसीईआरटी को मैंने उनसे जवाब चाहा कि इस संबंध में क्या कोई कानून बनाया गया है। उनसे मुझे जो जवाब प्राप्त हुए, उनका निष्कर्ष निकालकर मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार करा। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले इन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू करने की सर्कुलर्स में सदैव अनुशंसा की है, लागू करने की राय दी है, लागू करने की सलाह दी है, लेकिन कभी कोई ठोस कानून नहीं बनाया। अब जब तक कानून नहीं, तब तक कैसे प्रभावी हो? तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस पे जो रिसर्च वर्क करा गया, तो मुझे पता लगा कि आखिर ये चीज खत्म क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके लूप होल बहुत थे। अच्छा, जो आपने नाम बड़ा प्यारा दिया है कि फिक्स रेट और फिक्स वेट, ये जो सिस्टम लागू कराना चाहते हैं, आखिर इसमें क्या चीज है, क्या है, कैसे रुकेगा करप्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि आखिर सीधे एनसीईआरटी की पुस्तकें क्यों नहीं लागू कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। एक प्रश्न तो आम अभिभावक के मन में ये भी आएगा। तो एनसीईआरटी लागू ना हो पाने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कोई भी सरकार कभी भी ये नहीं कहेगी कि विद्यालयों को सिर्फ एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करनी चाहिए। कारण ये है कि इससे पूर्व भी सरकार
कई प्राइवेट पब्लिशर्स को स्कूल की किताबें छापने के लिए लाइसेंस दे चुकी है। जी ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि सरकार एक सरकारी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री लगाए और सबको ये निर्देश जारी कर दे कि आपकी रसोई में सिर्फ सरकारी मसाले ही प्रयोग में लाए जाएंगे। तो फिर उन्होंने प्राइवेट मसाले बनाने वालों को लाइसेंस क्यों दिया? तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा, एनसीईआरटी के साथ कुछ समस्याएं हैं। एक तो छोटी कक्षाओं में ये सिर्फ 3 बुक्स निकालती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ईवीएस भी आ जाती है। वहीं बच्चों को आर्ट्स की, कंप्यूटर्स की और भी कई प्रकार की शिक्षा देने की जरूरत पड़ती है, जो कि एनसीईआरटी बनाती ही नहीं है। दूसरा, एक गलतफहमी और भी है कि लोग एनसीईआरटी को सिर्फ किताबें छापने वाली एक सरकारी संस्था के रूप में जानते हैं, जबकि उसका काम सिर्फ यही नहीं है। वो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को शिक्षा से जुड़े मामलों में कुछ अहम राय देने का भी काम करती है। तो और इसके पीछे दिक्कत यह है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों की भाषा थोड़ी टफ मानी जाती है। अच्छा। हालांकि अपेक्षाकृत जो अन्य बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड है और जो प्राइवेट पब्लिशर्स होती हैं, अच्छा, उनके सापेक्ष इनकी भाषा भी आसान होती है। थोड़े नए तरीके के पिक्चर्स और कैरिकेचर्स यूज करते हैं। आज के मोबाइल और रील्स के युग में बच्चे बोरिंग किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं। हालांकि अब एनसीईआरटी पिछले दशकों के मुकाबले कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी प्राइवेट प्रकाशकों के मामले में थोड़ी सी कमतर प्रतीत होती है। दूसरी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी की उसकी बहुत कमी है। आज भी अगर आप देखें, जो केंद्रीय विद्यालय हैं जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू करने का प्रावधान है, सितंबर अक्टूबर तक भी भारत के कई ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पे एनसीईआरटी की किताबें नहीं पहुंच पाती हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है कि खासकर सरकार का ये रहता है ना कि वेट जो है, किताबों का बोझ ना हो। मैं इसी पे आ रहा था फिक्स रेट फॉर्मूला का। मैं जो ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि एनसीईआरटी क्यों नहीं लगती है। एक और बहुत जरूरी जो अंतर है वो ये होता है कि अगर हम ये कह देंगे कि समस्त भारत के स्कूलों में एक ही प्रकार की किताबें लगें, तो इससे टैलेंट का डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। किसी किताब में फॉर्मूला बेहतर तरीके से समझाया गया है, किसी किताब में फॉर्मूला आपके प्रोजेक्टर पे प्ले हो जाएगा। तो जब अलग अलग पुस्तकें होंगी, हमारी लड़ाई एनसीईआरटी और प्राइवेट प्रकाशकों की नहीं है। हमें इसकी जड़ को समझने की जरूरत है। समस्या किताबों के रेट की है। समस्या महंगी किताबों की है। मेरा मानना यह है, फिक्स रेट सिस्टम के अंतर्गत सरकार हर एक सब्जेक्ट का रेट फिक्स करे। एक उदाहरण के स्वरूप एनसीईआरटी की एक किताब जो कि 125 पन्नों की किताब है, 80 जीएसएम की मोटाई का जिसमें पेपर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत 65 रुपए के करीब है। वहीं प्राइवेट प्रकाशकों की वो किताबें 400 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की भी आ रही हैं। इतना बड़ा करप्शन है, इतना ज्यादा कीमत में। ध्यान रखिएगा, किताबें कभी महंगी नहीं होती, वो तो कागज की ही बनी हुई है। कागज की किताबें महंगी नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों का कमीशन उनको महंगा बनाता है। और ये बड़ा सवाल है, यानी कि कमीशन महंगा बना रहा है। नहीं, शिक्षा को महंगा बनाने वाले, अगर वैसे तो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शब्द चलता माफिया टाइप का, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको अच्छी नीयत से जो विद्यालय आते हैं उनको अपने मकड़ जाल में फंसा लेते हैं, जो शिक्षा माफिया टाइप जो खासकर प्रकाशक के रूप में है। जी। कुछ ऐसा भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये माफिया ही एक सही शब्द है इसके लिए, जिसे हम शिक्षा माफिया कह सकते हैं। जी। तो एक तो हमारा ये कहना है कि फिक्स रेट के तहत आप इसके रेट को फिक्स करें। अब वहीं ये प्राइवेट प्रकाशक और स्कूल वाले मिलके क्या रास्ता अपनाएंगे? ये कहेंगे कोई बात नहीं, सरकार ने कीमतें गिरा दी हैं, ऐसा करते हैं, आज 12 किताबें हैं सेट में, 22 किताबें कर दो, किताबों की संख्या बढ़ा दो। तो इसीलिए वेट वाला, इसीलिए मैंने फिक्स वेट भी जोड़ दिया है इसमें, क्योंकि स्कूल बैग पॉलिसी 2020 का रूल नंबर 3 ये कहता है कि स्कूल के बैग का वजन
उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के औसत वजन के 10% से अधिक नहीं होना जो चाहिए। नई शिक्षा नीति है। हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत भी। अच्छा, ये जो है आपके हिसाब से देखिए प्रत्येक इसमें आरटी एक्ट बना है जी जी। और उससे काफी कुछ हद तक नियंत्रण भी हुआ है। अब ये जो बुक करप्शन है, ये किस कानून का उल्लंघन माना जाता है? भाई इसके लिए कोई तो होना होगा, तो क्यों नहीं आकर के अगर कोई कार्रवाई करना भी चाहे, जैसे आपने मुद्दा उठाया, तो किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत कार्रवाई हो? ये बहुत से कानूनों का उल्लंघन भी करता है, ये किताबों का भ्रष्टाचार, और विद्यार्थियों के कई अधिकारों का हनन भी कर देता है। जैसे आपने आरटी की बात करी, मैंने बोला आपसे आरटी के 25% बच्चों का एडमिशन अनिवार्य है। वो बच्चे महंगी किताबों के कारण एडमिशन लेने नहीं जा पाते, वो खाली सीटें महंगे दामों पर आगे बेच दी जाती है, जिस पर अधिकार उन गरीब बच्चों का था। यानी गरीब बच्चों का जो हक है वो कैसे माना जाता है? हक को बेच दिया जाता है, पहला। दूसरा, तो एक मिनट यहाँ पे रोकेंगे। जो आपने, ये तो बुक करप्शन अलग होगा, यानी कि वो दूसरा करप्शन है, अब ये बहुत बड़ा है, गरीबों के हकों को इस तरीके से हड़पने जैसा जी, उसके लिए भी अगली लड़ाई होगी आपकी। ये लड़ाई इसी के साथ चलेगी। अगर हम किताबों का रेट फिक्स कर देंगे, हाँ, तो ये बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा कानून का उल्लंघन सीबीएसई बाईलॉज का रूल नंबर 19 का सेक्शन नंबर 1 ये कहता है कि स्कूल्स एक सामुदायिक सेवा केंद्र के रूप में चलाए जाने चाहिए, एक व्यवसायिक केंद्र के रूप में नहीं चलाए जाने चाहिए। किताबें बेचने का काम, उस पे जो परसेंटेज है, जो कि साफ जाहिर है, तो ये एक तरीके के कानून का उल्लंघन है कि स्कूल किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को बेचकर, स्कूल एक सामुदायिक सेवा के केंद्र, सामुदायिक सेवा के रूप में चलाया जाना चाहिए। उसके अलावा आरटीई एक्ट जो है 2010, इसका रूल नंबर 15 का सेक्शन नंबर बी कहता है कि स्कूल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही, इसीलिए तो आरटी, उसमें तो मान्यता प्रत्याहरण का भी है। अच्छा, एक बात और बताइए, सीबीएसई का एक सर्कुलर नंबर है 16A2017, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर माना जाता है। इसमें सीबीएसई ने प्राइवेट स्कूलों के परिसर के अंदर एक टेम्पररी शॉप खोलने की अनुमति दी है स्कूल वालों को, कि उसमें आप अभिभावकों को किताबें बेच सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो किताबें एनसीईआरटी के अलावा नहीं बेच सकते, और दूसरी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रकाशक की नहीं बेच सकते। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सर्कुलर के अंतर्गत उस प्रांगण में बनी टेम्पररी शॉप्स के अंदर आप एनसीईआरटी के अलावा दूसरी किताबें नहीं बेच सकते हो, तो वो किताबें बाहर क्यों बिक रही हैं? बाहर क्यों बिक रही? इस कानून के अंतर्गत हमें ये भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, जो स्कूल मालिक हैं, जैसे आरटी एक्ट बना, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने जैसे ज्ञापन दिया, डीएम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो जो स्कूल संचालक है, प्रबंधक है, आखिर इनकी नैतिक दायित्व क्या, इनकी जिम्मेदारी क्या है? जैसे आपने कदम उठाया, इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। नरेंद्र जी, आपने बहुत गंभीर सवाल ये पूछा है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि भारतीय संस्कृति में इतने देवी देवताओं का प्रावधान क्यों आता है? जी। जब भी कोई व्यक्ति कोई बिजनेस एंटिटी खोलता है, तो उसके मन में माता लक्ष्मी का विचार होता है कि मुझे कुछ पैसे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जब आप विद्यालय की स्थापना करते हैं, तो आपको माता सरस्वती को सर्वप्रथम स्थान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के युग में व्यापारिक सोच के लोग शिक्षा जगत में आ रहे हैं, ये सोचकर कि हम व्यापार कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम नैतिक जिम्मेदारी से सबसे पहले उन्हें मूल भावना को समझना पड़ेगा कि आप जो एक कार्य कर रहे हैं, ये व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है, ये कम्युनिटी के लिए एक सर्विस है। ये हमारी भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए, प्राइवेट स्कूल राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य है। प्राइवेट स्कूल वाले इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, क्या उनका पेट नहीं भर रहा कि किताबें बेचकर भी कमीशन चाहिए? आखिर कितना पेट भरना है आपको? जबकि मोटा कमीशन, वो फीस भी लेते हैं, एडमिशन फीस भी लेते हैं, तमाम शुल्क लगा देते हैं, उसके बाद में किताबों में अलग भ्रष्टाचार, अलग इस तरीके से अवैध कमाई हो रही, दोहन होता है उनका। ये मुद्दा जो आपने उठाया, ये बिल्कुल आपको क्या लगता है कि इसको कैसे लागू
लागू होने की उम्मीद है? कहाँ तक आप सोच रहे हैं? देखिए, जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो ये सवाल मेरे मन में आया था कि जब तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बन जाएगा जी तब तक पूर्ण रूप से असर दिखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन किसी भी चीज को राष्ट्र में लागू करवाने के लिए 3 ही रास्ते हैं: समाज, संसद और संविधान। बिल्कुल सही। हम पहले समाज की लड़ाई लड़ेंगे कि समाज में अभिभावक जागरूकता है, अपने स्कूल से मांग करें। उसके अलावा हमारा दूसरा रास्ता है संसद के जरिए हम एक बिल पास करवाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संसद में इस तरीके के कानून का कोई विरोध नहीं करेगा। हर कोई बिल्कुल सही है, कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि जनहित का मुद्दा है और ये देश के निर्माण का भी मुद्दा है। हमारी भावी पीढ़ी जब शिक्षित होगी, सुसंस्कृत होगी, गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलेगी, वो भी बिना भेदभाव के गरीब सभी को। और जो इसका तीसरा रास्ता है, अगर संसद से भी कुछ नहीं हुआ तो संविधान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर उसके बाद वहाँ पर अभी विराजमान है जी। हम उनके समक्ष एक अपनी PIL प्रस्तुत करेंगे कि आप ही कुछ दिशा निर्देश दीजिए, क्योंकि करोड़ों अभिभावक अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज, ये जो आपने क्रांति की, क्योंकि हमारी तो शाहजहांपुर की माटी का एक ऐसा वो है, ये गुरुद्वारा भूमि है कि यहाँ जब आज़ादी का आंदोलन हुआ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, जो काकोरी कांडा पूरा देश जानता है, और अंग्रेज उस जो काकोरी कांड था उसके बाद में उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, और अगस्त की जो क्रांति है कहीं न कहीं वहाँ से जुड़ी हुई है। ये शिक्षा में जो नवनिर्माण की क्रांति, नई शिक्षा नीति आई, जो ये क्रांति आपने जो चिंगारी मशाल जलाई है, इसकी गूंज तो हमें सुनाई भी पड़ गई। अभी DM साहब ने जब बुलाया था सभी को, और उस एक कमेटी भी आपके CBSE स्कूलों की बनी हुई है जी, उसी में आपने मुद्दा उठाया, तो आपको क्या लग रहा, वहाँ का थोड़ा सा वो बताइए कि कितने लोगों ने आपके इस मुहिम का समर्थन किया और उसमें जिलाधिकारी का क्या व्यू रहा है? देखिए, ये शाहजहांपुर का सौभाग्य है कि इस समय श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी जैसे जिलाधिकारी शाहजहांपुर में आए हुए हैं। ये सबकी समस्याएं सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बड़े नेक दिल है इस मामले में। जी, मैंने सर्वप्रथम एक अपना ड्राफ्ट उनको प्रस्तुत करा, तो उन्होंने मुझसे बहुत बढ़िया बात बोले ये तो राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, राष्ट्रीय स्तर। मुझे आप ये बताइए शाहजहांपुर जनपद स्तर पर अभी क्या करा जा सकता है। तब मैंने उनसे कहा कि सर, महंगे से महंगे भी जो किताबें हैं, महंगे प्रकाशन की, बड़े से बड़े प्रकाशन की किताबें भी मिनिमम 20% का, 20% का कमीशन देती है स्कूल वालों को। तो हम कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल, जब तक कानून नहीं बन जाता इस संबंध में, तब तक के लिए कम से कम 20% की छूट जो है वो अभिभावकों को दे दें। और जो 25% बच्चे RT के तहत स्कूलों में एडमिशन किए जाने हैं, उनको साफ दुत्कार के भगा दिया जाता है। कुछ ऐसा करिए कि 25% एडमिशन हर वर्ष हर प्राइवेट स्कूल में हो जाए करें। तो ये अभिभावकों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि माननीय जिलाधिकारी जी ने इसका संज्ञान लिया। इन्होंने एक मीटिंग कॉल करी। उस मीटिंग में शाहजहांपुर जनपद के सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक एवं प्रिंसिपल वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने सर्वप्रथम RT से जुड़े मुद्दे को उठाया कि उनसे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करा जाए बच्चों से, और आपको RT के एडमिशन लेने ही चाहिए। और उन्होंने स्कूलों से उसकी परेशानियों के बारे में भी पूछा कि आपकी क्या परेशानियां हैं, मुझसे शेयर करें। वहीं पर उन्होंने कहा कि RT के बच्चों को जो महंगी किताबें लेनी पड़ती हैं, उस संबंध में क्या किया जा सकता है। तब सर्वप्रथम मैंने ही कहा कि साहब, RT के अलावा मैं समस्त अभिभावकों को, जितने भी स्कूल के अभिभावक हैं, सबको 20% की मैं छूट दे दूंगा। तब उन्होंने बाकी प्रबंधकों से भी पूछा कि आपका क्या विचार है। तो उनमें से कुछ प्रबंधकों ने कहा कि सबको तो नहीं, हाँ, RT के कुछ बच्चों को, मतलब शुरुआत हो गई, कम से कम इसकी एक शुरुआत हुई। ये मैं कहूंगा कि इसमें सारा श्रेय जिलाधिकारी जी को ही दिया जाना चाहिए। जिलाधिकारी बहुत अच्छे। अब ये कहते हैं, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और वो भीगी हुई बाती जो है, आपने दीप जलाया है, तो धीरे धीरे कारवां
बनता चला जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि शाहजहांपुर जनपद के लिए, जैसा कि आप भी जानते हैं, 27 साल की हमारी पत्रकारिता में हमने ऐसे मुद्दों को उठा करके, लिख करके समाधान कराने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि उसमें तमाम मुद्दे जो हैं, हमारे माननीय वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री इसमें सुरेश खन्ना जी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब खन्ना जी, जब हम लिखते थे, हमारे एक एक मुद्दे को उठाकर वो विधानसभा में उठाते थे। जी जी। और वो जितने भी मुद्दे थे उन्होंने क्रियान्वयन कराया। आज नगर निगम हो, रिंग रोड हो, शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण हो, तमाम जो है जो हम उठाते थे। और आपको खूब पता होगा कि डेड रेलवे लाइन पे जी, रिंग रोड बने, जी, जी, उसको जी, मुद्दा हमने खूब उठाया। जी जी, मुझे याद है। और हमें खुशी इस बात की है कि वो भी हमारा जी। सपना साकार हुआ है। हमारा तो लेखन का कार्य था, वो हुआ। लेकिन हमें सबसे बड़ी आज खुशी है कि 27 साल की पत्रकारिता का अगर हम सार समेटें, जो आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, प्रिंट से डिजिटल में आए, अब डिजिटल से पॉडकास्ट में पहला है, हमारा कोई अनुभव नहीं, लेकिन हमें पहला मुद्दा इतना प्यारा मिला है कि जिसकी हमारी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के पत्रकारिता को अपनाया था। और हमें खुशी है कि इस आवाज़, ये आज की आवाज़, यंग भारत न्यूज़ की आवाज़, ये शाहजहांपुर की आवाज़ पूरे देश में गूंजे और शिक्षा में एक नई क्रांति लिखी जाएगी डॉक्टर जसवीर सिंह साहनी जी के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यंग भारत न्यूज़ में आप आए और आप इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। हमारा यंग भारत न्यूज़ आपके हमेशा साथ रहेगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक हो गया।